अच्छे से फेमिलियराइज हो जाए सुनने के लिए और समझने के लिए द टर्म्स इन इंग्लिश. So, what was the topic that we did in the last topic जो हमने करा था, क्या था वो, याद है? यस मैम, गुड सूक्ष्म अर्थशास्त्र था. The Lionel Robbins, this thing, the wants are unlimited, वही करा था ना लास्ट? यस जी मैम. हाँ, wants are unlimited, the means are limited. मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था 100 रुपए का, याद है? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो उसमें हमने 4 चीज देखे थे. वन इज दैट wants are unlimited, बहुत कुछ चाहिए हमें, पर इन सब के लिए पैसा चाहिए और पैसा हमेशा लिमिटेड है, शॉर्ट सप्लाई में है. फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि बिकॉज यू हैव मेनी थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू मैच मेनी वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, तो इस मैच करने का हमेशा ये कोशिश रहता है, तभी इट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. वो नाम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? अगर हमने करेक्ट चॉइस नहीं लिया तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा. So that is why it is referred to as a problem of choice. Correct choice लेना बहुत मुश्किल है, नहीं तो that resource will be wasted, that resource will be lost. जैसे 100 रुपए आपने जैसे मान लो त्योहार के समय आपने पैसा किसी और में, किसी और चीज में, स्कूल खुल रहा है और स्कूल खुलते वक्त बुक्स के लिए पैसे चाहिए, एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, काफी यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए, काफी चीजें चाहिए. इसके बीच में आपने जाके कहीं और पैसा लगा दिया, पैसा तो लग गया, ऑल्टरनेटिव यूज है, यहाँ या वहां कहीं तो लग गया, पर क्या हुआ, बेस्ट चॉइस तो स्कूल के लिए यूज करना था, तो वो पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि वो बेस्ट चॉइस पे आपने लगाया नहीं. ऐसे ही देश का है. याद है कौन सा एग्जाम्पल मैंने बोला था? फार्मिंग का एक एग्जाम्पल मैंने बोला था ना कि एक पीस ऑफ लैंड है, उस पे आप चावल उगा सकते हो, उस पे आप स्टेडियम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, देश के पास सारे ऑप्शंस है. पर अगर आपने चावल या गेहूं उगाया उस पे, तो ठीक है, यू कैन फीड योर पीपल, आप लोगों के लिए वो आपके लोगों के लिए वो हो जाएगा. अगर आपने उस जगह पे स्टेडियम बनाया तो क्या होगा वहां पे? व्हाट इज द, हाँ, वो लैंड किसी और यूज के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज. या तो यहाँ पे या तो वहां पे यूज तो हो गया, पर अब ये करेक्ट चॉइस है कि नहीं, दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तभी आप वो रिसोर्स प्रॉपरली यूज कर सकते हो, अदरवाइज दैट रिसोर्स इज वेस्टेड. Right? Yes, ma'am. Abhi, let me see if I can. Can you see the board? No, ma'am. Okay. मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ. ठीक है, टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं हम. अगला जो है the other concept that you have to see, ये सारे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीख रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमी. Now the next term that you are going to study is about goods and services. आपने बुक में ये पेज खोला है? Yes. जी मैम. हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज. अब गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे अब पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं. अब ये जो पढ़ाई का प्रोसेस जो हो रहा है, इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हो, आप छू सकते हो. जैसे आपके टेक्स्ट बुक है आपके हाथ में, पेन है आपके हाथ में, नोटबुक होगा आपके हाथ में, ये सब चीजें इज सेटिस्फाइंग योर वांट. व्हाट इज योर वांट देयर? आपको पढ़ना है, दैट इज योर वांट. और ये हम सारी चीजें
उस वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश में कर रहे हैं। तो अभी यू आर सिटिंग देयर एंड स्टडीइंग फॉर विच यू आर यूजिंग सर्टेन थिंग्स। आपके सामने बुक है, आपके सामने पेन है, आपके सामने फोन है जिसमें से आप देख रहे हो या सुन रहे हो मुझे। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको आप छू सकते हो। दीज आर फिजिकल थिंग्स, आप देख सकते हो, उस चीज को छू सकते हो, एंड दे आर रेफर टू एज गुड्स। गुड्स ऐसी चीजें हैं जो आपके वांट को सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो। दे हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, आप देख सकते हो उसको। देन अलोंग विद दैट देयर आर सर्विसेज। जो मैं यहाँ क्लास दे रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक सर्विस है, मैं दे रही हूँ आपको ये सर्विस, और इसको आप छू नहीं सकते। हर मतलब काफी चीजें ऐसे होती है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आप बीमार है तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज कर रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, ये सब गुड्स है। क्योंकि व्हाट इज द वांट देयर, आपको बीमारी, आपकी बीमारी ठीक करना है, दैट इज द वांट देयर। और ये सारी चीजें उसमें मदद कर रही है। कौन कौन सी चीजें? डॉक्टर के स्टेथोस्कोप, हॉस्पिटल, डॉक्टर जो दवाई दे रहा है, ये सारी चीजें उसी में मदद कर रहे हैं। यू कैन सी दैट देयर इज अ फिजिकल प्रोसेस टू दैट। अलोंग विद दैट डॉक्टर का एडवाइस भी है, पर वो एडवाइस एक सर्विस है, वो भी आपके बहुत जरूरी है आपके वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, पर आप वो देख नहीं सकते, आप वो छू नहीं सकते डॉक्टर के एडवाइस को। सो दैट इज द सर्विस। आप किसी लॉयर के पास गए, आपको वहां बुक्स दिखेंगे, लॉयर का एक ऑफिस होगा, वो सब गुड्स में आएगा क्योंकि आपको ये सब दिखता है। पर जो लॉयर अपने वो क्या कहते हैं, बुद्धि से जो आपको एडवाइस देता है आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, वो एक सर्विस है। आप पार्लर गए बाल कटवाने, तो जो कुछ भी आपको वहां दिख रहा है वो सब गुड्स है, बिकॉज यू वांट टू कट योर हेयर, दैट इज योर वांट। To satisfy that want, whatever you physically see around you, those are called goods. And to satisfy your wants, it helps you to satisfy your want, but you're not able to see that. That's referred to as an intangible. आप देख नहीं सकते उसको. The word used is intangible. ऐसे वाले सब उसको कहते हैं सर्विस। और ये सर्विस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जो आप पेमेंट के लिए करते हो। मान लो आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांसिंग इज योर हॉबी। इन दैट केस इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पैसे मिले ना मिले, आप अपने खुशी के लिए करते हैं, सो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही डांसिंग, एक डांस क्लास आप शुरू करते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं कर तो वही रही हूँ, मैं आप पढ़ा ही रही हूँ, टीचिंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, बट मैं अपने बेटी के लिए कर रही हूँ। माई इंटेंशन इज नॉट टू मेक मनी देयर, आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो आई गेट पेड फॉर दैट, मुझे उसकी सैलरी मिलती है। तो दैट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। करने वाला भी सेम है, करने जो काम कर रहे हैं वो भी सेम। इट्स जस्ट दैट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, एक के लिए मुझे पैसा मिल रहा है, दूसरे के लिए मैं अपनी खुशी में कर रही हूँ। तो जो खुशी में कर रहे हैं उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो जिसकी मोटिवेशन ही गेटिंग पेड है, पैसा मिलना है, दैट इज रेफर टू एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन दोनों में फर्क समझ आ गया? इज देयर अ डाउट? No doubt, ma'am. Clear. हाँ, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो सर्विस है वो कौन सा है, इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? मैम सवाल रिपीट कीजिए। ये जो सर्विस हम बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस की बात हो रही थी ना, तो Yes. उसमें जो सर्विस आता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वहां पे जो नोट्स मैं यहाँ से खोल नहीं पा रही हूँ, एक मिनट, मैं एक बार और ट्राई करके देखती हूँ।
वो दैट इज रेफर्ड टू एज एन इनटैंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी. इनटैंजिबल मीन्स आप वो देख नहीं सकते उसको, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इट्स डन विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग मनी. ठीक है, द टर्म्स आर क्लियर. गुड्स मीन्स इट satisfies your want but you can see it, it is tangible, you can see it, it has a presence, physical presence. Service means it satisfies your want but it's intangible, you cannot see it. It's an intangible economic activity. Yes, ma'am. अब अगला अगला टर्म उसमें बुक में है यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स इसका मराठी वर्ड क्या होगा? उपयोगिता. ऐसा कुछ वर्ड है मराठी में? मैंने गूगल किसका करा तो रिपीट करिए. उपयोगिता. उपयोगिता, हाँ वही है यूटिलिटी. व्हाट डज दैट मीन? इस वर्ड का क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअल का. इंडिविजुअल का नहीं, यूटिलिटी का. यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी. नहीं पता मैम. अभी तो सानिया ने इसका मराठी बोला था. यस मैम. हाँ, उसका क्या शब्द है? एक बार और बोलो मराठी शब्द. उपयोगिता. उपयोगिता. हाँ, इसका क्या मतलब हुआ उपयोगिता का? मतलब एखादी जरूरत जो होती है उसका उपयोग होना. हाँ, मतलब मैं समझाती हूँ. आप दुकान में जाते हो, कुछ सामान खरीदने जाते हो, मम्मी ने लिस्ट दिया होगा या आपके मन में होगा कि मुझे ये सामान खरीदना है, उसके पैसे भी आपके पास. पर दुकान में जो है 100-200 चीजें होगी, आप सब कुछ नहीं लेते. आप क्यों नहीं लेते? क्योंकि काफी चीजें आपके लिए यूजफुल नहीं है. आप बस वही सामान लेते हो विच इज यूजफुल टू यू. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस उपयोगिता और यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स जो आप सामान लेते हो, इट शुड बी एबल टू सेटिस्फाई योर वांट. आपको कुछ चीज, आपको भूख लग रही है, आप दुकान में जाओगे, एक सैंडविच लोगे या एक पैकेट बिस्किट लोगे, तो वहां यू विल स्पेंड मनी. आप पैसा जब भी खर्च करोगे, आप ओनली ऑन दोज थिंग्स विच गिव्स यू यूटिलिटी. आपको उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो आप उस पर पैसा खर्च नहीं करोगे. ये तो सभी वैसे ही करते हैं. कोई पैसा जहां आपको कोई यूज नहीं मिल रहा है वहां पे खर्च नहीं करता. और दैट यूजफुलनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज रेफर्ड टू एज यूटिलिटी. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज, अगर ये इकोनॉमिक्स आप सीखो ना सीखो, दिस इज व्हाट यू डू. आप किसी भी दुकान में जाते हो, दिस इज व्हाट यू डू. ऐसा नहीं कि मेरे पास हाँ आज 500 रुपए, तो मैं 500 रुपए में जो कुछ भी आता है वो ले लूं. कोई नहीं सोचता इससे. इस 500 रुपए से मैं ऐसे सामान लूंगी यहाँ से जिसमें मुझे सबसे ज्यादा यूजफुलनेस और यूटिलिटी दिखता है. इसको स्पेंड कर 500 रुपए स्पेंड करने से मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे उससे यूटिलिटी मिलना चाहिए. द प्रोडक्ट दैट आई बाय शुड be useful to me. It should satisfy a want for me. मुझे प्यास लग रही है, that is my want. I will go and spend that money on a bottle of water. पानी खरीदने के लिए मैं यूज करूंगी. ऐसा नहीं कि मैं कुछ और चीजें, हाँ पैसे है तो कुछ और चीजें नहीं. पैसा बहुत ही स्कैर्स है, कम है, तो इस वजह से हम ऐसा यूज करेंगे ओनली ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल टू यू. और द यूजफुलनेस है यूटिलिटी. राइट. अब अगला टर्म है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज मीन्स कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिनके लिए आप पैसे नहीं देते बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सर्वाइव. जैसे आप सांस लेते हो, हवा चाहिए उसके लिए, क्लीन एयर चाहिए, आप उसके लिए पैसा नहीं देते. पर क्लीन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सिस्टेंस. बिना इसके तो आप जिंदा नहीं रह सकते. बट इसमें वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल है.
इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा। सो वैल्यू इन यूज मीन्स पैसे आप शायद दे शायद नहीं दे, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सिस्टेंस के लिए। दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। यूज मीन्स आप जब वो उसको उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वैल्यू उसमें है। और इसको एक और नाम है इसका फ्री गुड्स। इसको कहते ही हैं फ्री गुड्स, मतलब आपको फ्री में मिल रहा है, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका जिंदा रहने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीने वाला पानी, समथिंग लाइक दैट, प्रॉब्लम पूरा फ्री नहीं है, आप थोड़ा सा पैसे देते हैं, पर उसका जो महत्व है आपकी जिंदगी में उस पैसे से भी ज्यादा है। सो इट कुड बी समथिंग वेर यू डोंट पे एट ऑल। जैसे हम सांस लेते हैं, उसमें आप पैसा दे बिल्कुल नहीं देते, बट दैट प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो वैल्यू इन यूज। कुछ कुछ चीजें जो पीने का पानी है, दैट्स एन एग्जांपल वेयर आप थोड़ा सा पैसे देते हैं पर उसका मूल्य उससे ज्यादा है, यूज में इसका वैल्यू है। इसके अदर एंड है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स आपके जिंदा रहने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर आप इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है वाटर एंड डायमंड। आपके बुक में वो दिख रहा है, एक पिक्चर भी दिया हुआ है। यस मैम, दिख रहा है। हाँ, वाटर एंड डायमंड। इसमें पानी जो है दैट इज वैल्यू इन यूज। क्या मतलब हुआ उसका? जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, पर आप उसके लिए पैसा नहीं देते या बहुत कम देते हैं। डायमंड ऑन द अदर हैंड आपके जिंदा रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर होता तो आधे से ज्यादा लोग हम मर जाते। ये बहुत ही जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, फिर भी उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट उसका परचेसिंग पावर ज्यादा है। पानी से आप पी सकते हो, आप उससे पानी या एयर आपके लिए यूजफुल है। आप किसी दूसरे को पानी शायद थोड़ा सा दे सकते हैं, एयर किसी दूसरे को दान नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, पर अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। डायमंड ऐसा नहीं है, आपके जिंदा रहने के लिए वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर उसका एक्सचेंज इज मोर। आप खरीदने में भी पैसा ज्यादा है आपका, आपके लिए पैसा बहुत लगेगा, पर आप बेचते वक्त भी आपको पैसा मिलेगा। एक्सचेंज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। एंड इसको आप बेच सकते हो, यू कैन सेल इट, पैसा मिलेगा, उससे आप कुछ और खरीद सकते हो। दैट इज रेफर टू एज द परचेसिंग पावर। सो जो वैल्यू इन एक्सचेंज वाले कमोडिटीज है, जितने भी कमोडिटीज है वैल्यू इन एक्सचेंज, जैसे आईफोन हुआ, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू इन एक्सचेंज वाली चीजें जो होती है, जिसपे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, वो आपके एक्सिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है, पर इसका यूज ये है कि आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एयर को कन्वर्ट नहीं कर सकते, द एयर दैट यू ब्रीथ इन यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट, पर आपके पास एक डायमंड का ईयरिंग है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप उसको कन्वर्ट करके फिर उस पैसे से आप कुछ अपने लिए कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। सो वैल्यू इन यूज वाले चीजों को हम बुलाते हैं फ्री गुड्स, एंड वैल्यू इन एक्सचेंज वाले गुड्स को हम बुलाते हैं इकोनॉमिक गुड्स। ये जो टर्म इकोनॉमिक्स आता है उसका मतलब पैसा इन्वॉल्व है सम वे और द अदर। तो वैल्यू इन एक्सचेंज वाले का प्राइस ज्यादा होता है, दे आर रेफर टू एज इकोनॉमिक गुड्स, और इसका परचेसिंग पावर है। परचेसिंग पावर मीन्स आप उस चीज को पैसे में कन्वर्ट करके फिर उसको दोबारा उस पैसे से जो भी आपको चाहिए वो खरीद सकते हैं। तो डायमंड को आपने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, आपने बेच दिया, पैसा आ गया, और इस पैसे से आप कुछ और खरीद सकते हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ परचेसिंग पावर। पर वैल्यू इन यूज वाली चीजें ऐसे नहीं होते, दे आर कॉल्ड फ्री गुड्स। वो फ्री गुड्स है, आपको
आपके अराउंड सराउंडिंग्स में आपको मिल जाएगा, पर दैट इज वेरी एसेंशियल आपके एक्सिस्टेंस के लिए, दैट्स वेरी नीडेड फॉर योर एक्सिस्टेंस। नाउ आपके पेज में एक येलो बॉक्स होगा, इसके बिल्कुल नीचे या साइड में कहीं, ट्राई दिस या ऐसा कुछ करके, हाँ, फाइंड आउट। हाँ फाइंड आउट। अब उसमें से देख के ये बताओ उसमें कौन कौन से फ्री गुड है और कौन कौन से इकोनॉमिक गुड है। फ्री कौन सा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फ्री मतलब आप पैसे नहीं दे रहे हैं, पर इट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर एक्सिस्टेंस, आप उसके बिना जी नहीं सकते, आप उसको बेच बेच वाटर इन रिवर फ्री गुड है। हाँ और सूर्य प्रकाश भी फ्री है। हाँ, फिर एक और है, सिलेंडर फ्री है। कौन सा? ऑक्सीजन एंड सिलेंडर इकोनॉमिक गुड। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर इकोनॉमिक गुड है। एक और और फ्री, सनशाइन, गुड। रिवर वाटर इन द रिवर फ्री गुड। एक और है, वाटर प्रोसेस फॉर ड्रिंकिंग नहीं, इकोनॉमिक गुड। हाँ दैट इज एन इकोनॉमिक गुड, यस वेरी गुड। फिर एयर फ्री गुड। फ्री गुड, करेक्ट। अब आ गया समझ इन दोनों को कैसे मतलब डिस्टिंग्विश करें। यस मैम। यस मैम। हाँ, वो पानी का अगर एग्जाम्पल देके, एक तो पानी इन रिवर नेचर ने दिया है, पर दूसरा वाला पानी क्यों है, उसको नेचर से निकाल के उसको बॉटल में भर के दे रहे हैं, तो उसके लिए पैसा देना होगा। दैट इज वाई इट इज रेफर टू एज एन इकोनॉमिक गुड। वैसे तो वो पानी है ये पानी है, दोनों जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, पर इसके लिए पैसे दे के आप खरीदते हो, देन इट बिकम्स वैल्यू इन एक्सचेंज, इकोनॉमिक गुड बन जाता है। दूसरे में पानी पैसा नहीं लगता तो वो वैल्यू इन यूज है। ठीक है, ये हैज एनी अदर स्टूडेंट ज्वाइन टुडे? कोई तीसरा स्टूडेंट भी है आज जिन्होंने ज्वाइन करा है? यस मैम। हाँ, दिख रहा है कोई। हाँ, कौन है ये? हु इज दिस? हेलो, ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ आ गया है ना? यस मैम। वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब अगले वाला टर्म है वेल्थ। वेल्थ मतलब संपत्ति, संपत्ति, यस। वेल्थ, वेल्थ का ये है कि पहले तो यूटिलिटी होना चाहिए। कोई कोई एग्जाम्पल दे दो मुझे वेल्थ का, कोई एग्जाम्पल दो। हाँ, पैसा। पैसा वेल्थ है, आपका घर वेल्थ है, लैंड जो आपके पास है वो वेल्थ है, ज्वेलरी आपके पास है, ये सब वेल्थ है, सब यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि ये सब परचेसिंग पावर है, मतलब आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो और उससे कुछ और खरीद सकते हो, तो दैट इज द यूटिलिटी पार्ट ऑफ इट। हमारी हेल्थ भी हमारे लिए वेल्थ है। हाँ, तो मैं उसमें आ रही हूँ, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, अब बोला उसको। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो वेल्थ है कि नहीं। हेल्थ में ये सब ये जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा है, इसमें ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, मतलब मेरे पास जो है वो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ, अगर मैं ज्वेलरी हो तो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ, अगर कोई लैंड है मेरे पास तो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ, या मैं उसको बेच सकती हूँ, आई एम सेलिंग इट, तो वो किसी दूसरे के पास जा सकता है। तो वेल्थ में जरूरी है कि ट्रांसफरेबिलिटी हो, पर ये जो हेल्थ आपने एग्जाम्पल बोला उसमें ट्रांसफरेबिलिटी हो सकता है क्या? मैं अगर हेल्थी हूँ मैं आपको बना सकते हैं? नहीं। नहीं, पर मैं अपना पैसा तो तुम्हें दे सकती है ना? तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हेल्थ इज नॉट वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये नहीं है कि ठीक से नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब करना है,
पर मैं कह रही हूँ इकोनॉमिकल टर्म्स, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हेल्थ वेल्थ में नहीं आता, इसीलिए आप नहीं सलाह आता। दे सकते हो हमें, हम्म, आप सलाह दे सकते हो। सलाह दे सकती हूँ पर मैं वेल्थ, मेरा हेल्थ नहीं दे सकती मैं किसी को। हाँ, पैसा तो नहीं है, पैसा मेरे हाथ में कंगन है तो मैं वो कंगन आपको दे सकती हूँ, मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, वो चीज आपको दे रही हूँ। जी, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस है। हेल्थ इस इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो यूटिलिटी है उसमें, पर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफर भी दो तरीके से होता है, जैसे मैंने बोला कंगन का, मैंने निकाला तुमको दे दिया, वो तुम्हारे हाथ में आ गया कंगन, तो ऐसे वाले ट्रांसफर को हम कहते हैं फिजिकल ट्रांसफर। वो मेरे हाथ से उस दूसरे के हाथ में आ गया है, तो इट्स रेफर टू एज फिजिकल ट्रांसफर। वो सामान ही किसी दूसरे के हाथ में आ गया। अब अगर मेरे पास एक घर है और मैंने उसको, आई सोल्ड इट, मैंने बेच दिया और आपने मेरे से ले लिया, अब वो घर यहाँ से वहां नहीं जाएगा, घर जहां है वही रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या है, घर ओनर के साथ नहीं जाता, बस ओनर चेंज हुआ है, पहले मेरे नाम में था अब आपके नाम में है। कंगन के एग्जाम्पल में क्या हुआ, कंगन मेरे पास था, मैं उसकी मालिक थी, अब कंगन भी आपके पास है, मालिक भी आपके। यस, जहां सामान भी आपके साथ जाता है, ओनरशिप भी जाता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रांसफर। जहां ओनरशिप जाता है पर सामान वही के वही रहता है, उसको हम कहते हैं लीगल ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर मींस एक एक किसी एक व्यक्ति से आप, यू कैन पास इट ऑन टू द अदर वन, यू कैन गिव इट टू समबडी एल्स। द बाइंग एंड सेलिंग बेसिकली वही है, आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो। इस खरीदने बेचने के चक्कर में एक तो वो सामान भी गया, ओनरशिप भी गया, सामान तो दोनों में चला जाता है, तो फिजिकली गया, मैंने निकाल के आपको दे दी, आपके हाथ में दे दी, तो वो आपके हाथ में वो सामान है और ओनरशिप भी है, उसको कहते हैं व्हाट्स द नेम फॉर दैट, फिजिकल ट्रांसफर, फिजिकल ट्रांसफर। और दूसरा का नाम है लीगल ट्रांसफर। वहां क्या होता है, सामान जहां है वही रहता है, उसको हम लेके नहीं जाते, उसको वही रखना है, पर उसका ओनरशिप चेंज हो गया, उसका मालिक चेंज हो गया, एंड दैट इज रेफर टू एज लीगल ट्रांसफर। और एक और रीजन है, हेल्थ इज नॉट वेल्थ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। हेल्थ जो है मेरे अंदर है, अगर मैं हेल्दी हूँ इसका मतलब है वो मेरे शरीर के अंदर है, पर मेरा कंगन, मेरा घर, वो मेरे शरीर के अंदर नहीं है, वो सेपरेट है मेरे से। मेरे फिजिकल बीइंग में जो ओनर है वो, और जो एसेट है, जो जिसके बारे में आप बात करते हो, चीज जिसके बारे में आप बात करते हो, वो सेपरेट है। तो हेल्थ में क्या है, मैं ही ओनर हूँ, मेरे अंदर ही हेल्थ है, जहां पे आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। So when you are able to separate it, that's very important and that is referred to as externality. Externality, जहाँ पे आप ओनर को उस चीज से सेपरेट कर सकते हो, और हेल्थ में आप वो नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से काफी चीजें हैं इसमें जिस वजह से आप हेल्थ को वेल्थ नहीं मान सकते। अगर आप घर आपका हेल्थ, घर आपके वेल्थ में आ जाएगा, क्योंकि उससे यूटिलिटी है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसको परचेसिंग पावर है, उसको वो है, एक्सटर्नैलिटी है, सब कुछ है। पर हेल्थ में ये कुछ नहीं है, बस खाली यूटिलिटी है। उसमें क्या नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, एक्सटर्नैलिटी नहीं है। ये चीजों का मतलब आपको समझ आ गया? यस मैम, Any doubt in any of these? नो डाउट मैम। नो डाउट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम। आपके टेक्स्ट बुक ये आपके पास है ना? है, हाँ, तो नेक्स्ट क्या लिखा है, इनकम, पर्सनल इनकम। क्या मतलब है इसका, पर्सनल इनकम? व्यक्ति को उत्पन्न, हम्म,
हमारा खुद का जो उत्पन्न। उत्पन्न, हाँ। इनकम मतलब जैसे सैलरी मिल रहा है वो इनकम है। तो पर्सनल इनकम मीन्स मुझे कौन कौन से सोर्सेस से तरीके से पैसे मिलते हैं, दैट इज माय इनकम। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही है, मैंने एक मकान किराए पे दिया है तो मुझे रेंट मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी का एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो, काफी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, दो तीन सोर्स ऑफ इनकम, या कुछ लोगों का एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज वो है कि जो जहाँ पे मेरे बस सैलरी आ रही है तो आई हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम देयर, दैट्स माय पर्सनल इनकम। वो मैंने मेहनत की है, उसके पैसे मुझे मिल रहे हैं, तो दैट इज माय ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अब कुछ लोगों का मैंने बोला दो तीन सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकता है, तो इन दैट केस सैलरी प्लस मकान का जो किराया मुझे मिल रहा है, ये दोनों मिला के मेरा पर्सनल इनकम हो जाता है। और अब इनकम मिलेंगे तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे, सबसे पहले चीज क्या कर सकते हैं हम इनकम मिले तो? हम्म। और जो हमें जरूरत की चीजें है वो खरीदेंगे। वो खरीदेंगे कि कुछ और करना होता है? पहले इनकम लेंगे तो हमें टैक्स भरना होता है, नहीं? यस, टैक्स तो भरना पड़ता है। टैक्स भरना पड़ता है, पहले सरकार को देना होता है। तो इनकम से जब आप टैक्स हटाते हो तब आपको मिल जाता है डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये शब्द आपको दिख रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यस। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इसका मीनिंग ये है कि आपके पर्सनल इनकम में से आपने टैक्स सब्सट्रैक्ट करा, आपने टैक्स निकाला, सरकार को जो देना है वो टैक्स निकाला, और बाकी जो आपके पास बचा है, जो आप जैसे मर्जी स्पेंड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको स्पेंड करने के लिए आपके पास कितने पैसे बचते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, सैलरी मिली, ये आपका पर्सनल इनकम हुआ। ये सैलरी से आप सब्सट्रैक्ट करोगे, क्या सब्सट्रैक्ट करोगे? टैक्स। उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ गया आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये टैक्स के वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, टैक्स के वहां पे क्या शब्द लिखा हुआ है, क्या टैक्स लिखा हुआ है वहां पे? वेल्थ टैक्स। टैक्स। वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इससे पहले कुछ और लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स। देखा, डायरेक्ट टैक्स। यस मैम। क्या मतलब हुआ इस डायरेक्ट टैक्स का? सुना है ये पहले, डायरेक्ट टैक्स? हम्म। नहीं मैम। हाँ, तो टैक्स, टैक्स तो सुना होगा। टैक्स क्या है? कर। हमारे पेमेंट में से वो कटता है। हाँ, हमारे पेमेंट में से, जो इनकम में से गवर्नमेंट को कंपल्सरली देना जो होता है, उसको कहते हैं टैक्स। अब इसमें दो टाइप का टैक्स है, एक तो मेरे सैलरी से जो कटता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मतलब मैं, मुझे जो सैलरी मिल रहा है उसमें से मैं एक हिस्सा सरकार को दे रही हूँ, वो मुझे देना होता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे देना होता है ये पैसा सरकार को। दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट टैक्स। दूसरे एक टाइप का टैक्स है, और ये डायरेक्ट टैक्स जो ऐसा है, जो वहां पे इनकम टैक्स लिखा है, वेल्थ टैक्स लिखा है, इसमें आपके इनकम एक लेवल के ऊपर हो तभी आपको पे करना है। दूसरे एक टाइप का टैक्स है, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सभी को देना होता है। आप जो भी सामान खरीदते हो उसमें ब्रैकेट में देखा होगा, अगले बार देखना, पैकेट वाला सामान जो भी लेते हो, टूथपेस्ट,
सभी में लिखा होगा, सोप जो है उसमें सब में लिखा होगा, जो प्राइस लिखा होता है ना 10 रुपए कुछ, उसके वहां पे ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखा है आपने? यस। सानिया, सानिया ने देखा है? यस मैम। हाँ, तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, वो जो टैक्स है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अपना जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब इसको उसको डायरेक्ट और इसको इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स जो है वो मैं अपने सैलरी से सरकार को डायरेक्टली दे रही हूँ। इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं दे रही, मैं जब सामान ले रही हूँ वो मैंने दुकान वाले को दिया है, आई गेव इट टू द शॉपकीपर, नाउ ही विल गिव इट टू द गवर्नमेंट, सो इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो इनकम वाला टैक्स है, जो वेल्थ वाला टैक्स है, वो मैं डायरेक्टली अपने सैलरी से दे रही हूँ सरकार को, तो वो डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स जो है मुझे देना है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे देना है, जरूर देना है, पर यही है कि मैं उसको, वो एक वो पहले मैंने दुकानदार को दिया, फिर वो वहां से गवर्नमेंट जाता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जो भी सामान आप लेते हो, जो भी सर्विसेज आपको मिलती है, सब में इनडायरेक्ट टैक्स लगता ही है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी इनकम, ज्यादा इनकम हो तो आप ज्यादा पे करेंगे, कम इनकम हो तो आप कम पे करेंगे, कुछ लोअर लेवल्स ऑफ इनकम में पे ही नहीं करना, वो डायरेक्ट हुआ। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये दो शब्द समझ आ गया अभी? इन पर्सनल इनकम, पर्सनल यस। डिस्पोजेबल इनकम, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सानिया कुछ डाउट है? प्राची को कुछ डाउट है? नो मैम। सानिया? ठीक है, कुछ हो तो आई एम नॉट एबल टू हियर यू, कुछ हो तो फिर आप बोल देना, रेस हैंड रेस करके या चैट में लिख के कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है, एक बॉक्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम का, उसके नीचे एक बॉक्स दिख रहा है। जी। हाँ, तो अब इस बॉक्स में जो सामान है वो हम देखेंगे। पहले वाला है मनी इनकम। मनी इनकम मतलब मैं कोई भी नौकरी मैं करूं, मुझे पहले से ही पता होता है कि इतने पैसे मुझे मिलेंगे, ठीक, मैंने पहले से ही बोल रखा होगा कि वो जो जो मुझे काम पे लगाता है उन्होंने पहले ही बोला होगा कि आपको 10,000 रुपए महीने के देंगे। तो वो 10,000 रुपए जो इंडियन रुपीस में मेंशन है वो है मेरा मनी इनकम, दैट्स कॉल्ड एज माई मनी इनकम। अब ये रियल इनकम बन जाता है जब ये 10,000 से मैं मार्केट ले जाके इससे कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकती हूँ, दैट इज माई रियल इनकम। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, मतलब इस पैसे से मैं कितना गुड्स एंड सर्विस खरीद सकती हूँ, दैट इज रेफर टू एज द रियल इनकम। तो अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, मतलब सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मेरे 10,000 रुपए में जो मुझे पहले जो जितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते थे वो मैं अब खरीद नहीं पा रही हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे मनी इनकम में तो कोई चेंज नहीं आया, पर मैं पहले जैसे सामान क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मेरे परचेसिंग पावर कम हो गया है, या मेरा रियल इनकम कम हो गया। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आई एम नॉट एबल टू बाय।
यही 10,000 रुपए में अगर चीजें सस्ती हो रही है तो क्या हो सकता है, मैं ज्यादा खरीद सकती हूँ, तो मेरा रियल इनकम बढ़ रहा है। मनी इनकम चेंज ना होने पर भी रियल इनकम चेंज हो सकता है। मनी यस। इनकम मनी इनकम सेम रहता है, पर इफ द प्राइसेस आर हाई, मतलब बहुत ज्यादा क्या नाम है, क्या टर्म वर्ड क्या यूज करेंगे आप उसको, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई, पैसा सेम है पर महंगाई बढ़ रही है तो रियल इनकम इज डिक्रीजिंग। मैं वही पैसा लेके मार्केट जाती हूँ पर मैं पहले जैसे सामान नहीं खरीद पा रही हूँ, तो उसको महंगाई की वजह से माय रियल इनकम इज डिक्रीजिंग। यस। अगर अगर मैं महंगाई कम हो रही है, उसका क्या मतलब हुआ, उसी पैसे से मैं ज्यादा खरीद सकती हूँ, तो माय रियल इनकम इज इंक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट वन हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अर्नड इनकम एंड अनअर्नड इनकम। अर्नड इनकम का मतलब क्या हुआ, मैं काम कर रही हूँ उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अर्नड इनकम। तो मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को जिसके मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज माई अर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम मतलब जो लास्ट के दो है, अनअर्नड इनकम मतलब क्या हुआ, मेरी लॉटरी लग गई, तो दैट इज रेफर टू एज एन अनअर्नड इनकम। मैंने कोई मेहनत नहीं की थी पर मुझे पैसे मिल गए। मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, बड़ा सा एक गिफ्ट तोहफा दे दिया, तो उसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड एज एन अनअर्नड इनकम। अर्नड इनकम एंड अनअर्नड इनकम, ठीक है। मनी एंड रियल इनकम समझ आ गया, यस अर्नड मैम। इनकम, अनअर्नड इनकम समझ आ गया। अब दो इनकम वहां पे और बचे हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड रेसिडुअल इनकम। पहले हम कॉन्ट्रैक्चुअल देखेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब हुआ, आप किसी जॉब में जाने से पहले पूछते हैं ना कितने पैसे मिलेंगे इसके, पूछोगे कि नहीं? पूछेंगे। मतलब आप वो कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं कि आपके महीने के एंड में या किसी डे पे इतने पैसे चाहिए, पहले से ही बोल के जाते हैं। प्रायर एग्रीमेंट होता है, प्रायर कॉन्ट्रैक्ट या प्रायर एग्रीमेंट होता है, इतने पैसे मिलेंगे तभी ये काम होगा, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आपका एक एग्रीमेंट है, समझौता है, जो आपको काम पे लगाते हैं और जो काम करते हैं इन दोनों के बीच में एक समझौता है कि इतने पैसे देंगे तो ये काम होगा। तो आपको पहले से ही पता होता है कितने पैसे मिलेंगे, तो उस पे काम होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिक्स्ड इनकम। वहां पे एक और टर्म है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम का मतलब भी यही हुआ, पहले से ही पता है आपको कितने पैसे मिलेंगे। यस। फिर फ्लेक्सिबल इनकम का ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा काम जहाँ पे आप अ, अम, आप क्या पेंटर हो, हम्म, कोई महीना आपका पेंटिंग बिक गया, कोई महीना बिक नहीं रहा है, तो उस हिसाब से आपका इनकम भी ज्यादा कम होता रहेगा, उसको कहते हैं सैलरी कम फ्लेक्सिबल। ज्यादा होती हम्म, सैलरी कम ज्यादा होती रहेगी क्या? रहेगी तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल इनकम। जब ज्यादा बिक रहा है तो ज्यादा मिलेगी, जब कम बिक रहा है तो कम मिलेगी, तो वो है फ्लेक्सिबल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम यूजुअली फिक्स्ड होता है। आपने पहले से ही बात की है इसके बारे में। आप तभी तैयार होते हो जब आप उसके लिए रेडी होते हो, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। और जो फ्लक्चुएट करता रहता है, बढ़ता कम होता रहता है, दैट इज फ्लेक्सिबल इनकम। फिर एक लास्ट एक वहां पे टर्म आता है रेसिड्यूअल इनकम। अब इस पे थोड़ा सा अब आगे जाके फिर वी विल लर्न इट, रेसिडुअल इनकम। वो एक्सप्लेन मैं करती हूँ, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मैंने पहले ही बोला था, याद है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? यस। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो एक्टिविटी आप करते हो जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल भी मैंने क्लास का ही बोला था, जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो मैं यस अपने मैम। बेटी को पढ़ा रही हूँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि मुझे वहां पे वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रही।
Yes. आप डांसर हो, आप डांस प्रैक्टिस करते हो डेली, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप डांस क्लास चलाते हो तो आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। सेम इंसान सेम काम, बट व्हाट्स द डिफरेंस देयर? एक हम पैसे के लिए कर रहे हैं, दूसरे हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। जो पैसे के लिए कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 टाइप के होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोडक्शन मीन्स आप चेयर पे बैठी हो, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, राइट? द चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ है। तो ये जो लकड़ी है वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर से गुजरा है और चेयर बना है। वो लकड़ी ऐसे ही वहां कहीं से काट के लाके अपने आप चेयर नहीं बना है। इट वेंट थ्रू अ प्रोसेस, उसको काटा गया, फिर उसको शेप दिया गया, उसको पॉलिश किया गया, उसको बेच दिया, तब जाके वो आपके पास आया है। तो उस वो सारे स्टेजेस से वो गुजर चुका है, और दैट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, जहां से वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड बन चुका है। वो रॉ वुड जो है आपके पास चेयर के रूप में आया है। द प्रोसेस इट वेंट थ्रू, एंटायर स्टेजेस इट वेंट थ्रू, दैट इज रेफर्ड टू एज प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन के हिसाब में उसकी यूटिलिटी भी बढ़ गई। जैसे एक पीस ऑफ वुड है, उसकी यूटिलिटी कम है, वो जब चेयर बन गई तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो इस स्टेज में से पास होके जब इसका यूटिलिटी बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन होगा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स यूजिंग इनपुट्स। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स उसका यूटिलिटी बढ़ता है या बनाया जाता है जब रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड बन जाता है। तो रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पे वुड है, लकड़ी है, और फिनिश्ड गुड है चेयर। तो वहां से यहाँ तक बनने में, लकड़ी चेयर बनने के जो भी प्रोसेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कपड़े आपने पहने वो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा गए। कॉटन बना कपड़ा जो आपने पहना है, नोटबुक आपके सामने है, वो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गया है। सारी चीजें एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गया है। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। 4 चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब Yes. हमारे एग्जाम्पल में लकड़ी जो है वो लैंड है। लैंड मतलब जो सारी चीजें जो आपको नेचर ने दिया, दैट इज कॉल्ड एज लैंड। लेबर, लेबर कौन है इसमें? जो कारपेंटर है, जिस कारपेंटर ने उस लकड़ी को चेयर बनाया है वो है लेबर, इंसान। जो इंसान का इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड लेबर। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब इसको काटने कूटने में मशीन लगा होगा, पैसा लगा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो मशीन बना है, मशीन आपने यूज करा है, जो क्या पैसे आपने लगाए हैं खरीदने में, मशीन खरीदने में, सबके लिए आपने पैसे लगाए हैं, दैट इज रेफर टू एज कैपिटल। और लास्ट वाला है ऑर्गेनाइजेशन। किसी ने तो लिया होगा इसका रिस्क, कोई यहाँ पे ये सारा बिजनेस कोई चला रहा होगा, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजर और एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 चीजें हर किसी प्रोडक्शन यूनिट में आपको दिखेगा, सारी चीजों में, आपके कपड़ों में, आपके बुक्स में, आपके फोन में, जो भी चीजें आपके आसपास जो दिख रहा है, सारा कुछ आपने जो खरीदा है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद खरीदा है। और सारी चीजों में आपको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजर, ये चारों चीजें दिखती है। Yes. अब 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 ये प्रॉब्लम है कि ये चारों चीजें फ्री में नहीं आती। ये फ्री में क्यों नहीं आते? क्योंकि ये वी हैव ऑलवेज स्टडीड रिसोर्स इज ऑलवेज लिमिटेड। पैसा हमेशा शॉर्ट सप्लाई में ही होता है। और दीज आर ऑल रिसोर्सेस। पैसा एक रिसोर्स है जो कैपिटल से जुड़ा हुआ है,
ऑर्गेनाइजिंग एक रिसोर्स है, लेबर एक रिसोर्स है, लैंड एक रिसोर्स है, सारे रिसोर्स है। और जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सारे लिमिटेड होते हैं, शॉर्ट सप्लाई में होता है। और जो भी सामान शॉर्ट सप्लाई में होता है उसके लिए पैसे देने होते हैं। उसको पैसे, बिना पैसे के वो काम नहीं करेगा। लेबर काम करने के लिए उसको पैसे देने होते हैं। आपको इवन फिशिंग एक वो है, लैंड है, फार्मिंग लैंड से जुड़ा हुआ है, और उसके सबके लिए पैसे चाहिए होता है, वो करने के लिए पैसे चाहिए होता है। तो जब लैंड यूज होता है तो आपको रेंट देना पड़ता है। जब लेबर आप यूज करते हो तो आपको वेजेस देना पड़ता है। कैपिटल आप यूज करते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए प्रॉफिट है। ये चारों चीज, विदाउट यूजिंग दीज 4 थिंग्स यू कैन नॉट मेक एनीथिंग। सारा कुछ बनने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। जैसे आपका फोर्ट, इसमें भी लैंड है, बिल्डिंग तो कहीं ना कहीं तो बिल्डिंग होगा, वो नेचुरल रिसोर्स है। लोगों ने वहां काम कर रहे होंगे, इंजीनियर होगा, कोई होगा काम कर रहा होगा, उसको भी पैसे देने होते हैं। वहां मशीन लगा होगा, अब वो मशीन के खरीदने में, चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे, इसके पैसे, वो अलग से, तो वो कैपिटल का हो गया। और ये सब बिजनेस चलाने वाला कोई होगा तो उसको भी पैसे चाहिए। तो ये 4 चीजों के लिए पैसे चाहिए। दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये है अब इनको देने वाली। और जो काम है, ये काम करने के लिए हमें चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। Did you see this in your textbook? Can you see this in your textbook? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। तो आज मैं काम करती हूँ, क्लास के बाद मैं इसका नोट्स, मैंने थोड़ा सा नोट्स यही आपके टेक्स्ट बुक में जो है वही है, पर उसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, आप देख लो एक बार, आप टेक्स्ट बुक भी देख लो और मुझे बताना कि ये यूजफुल है कि नहीं, मतलब आपको ये यूजफुल लग रहा है कि नहीं। और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक 1 मार्कर वाला। ठीक है, वो ये टेक्स्ट बुक से और ये नोट्स पढ़ने के बाद ये 1 मार्कर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो। ओके मैम। और अपने किसी नोटबुक में लिख के रखना, ताकि अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करके शुरू करें, तो मुझे भी पता चल जाएगा आपको कितना समझ आ रहा है, मेरा नोट्स यूजफुल है कि नहीं। जी ठीक है, ओके मैम। हाँ ठीक है। अब अगला क्लास फ्राइडे को है, तब मिलते हैं। जी मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। प्रेमा मैम, आर यू हियर? ये जो न्यू स्टूडेंट है, आर यू हियर? हाँ, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? माइक आपका ऑन है पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जी हेलो।